हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का तारीख है 20 मार्च 2025 और आज से मैं एक यूपीएससी 2026 के लिए एक चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि मेरे रिवीजन से रिलेटेड रहेगा। तो आज का जो मेरा टारगेट रहेगा वो है पॉलिटी का 2 आवर्स देना है। और ऑप्शनल मैंने कंप्लीट नहीं किया है, तो ऑप्शनल के मेरे 2 से 3 लेक्चर ऑलरेडी मेरा क्लासेस छूट चुका है। तो 2 से 3 लेक्चर मुझे आज ऑप्शनल का कंप्लीट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ और सी सेट का, क्योंकि सी सेट बहुत ज़रूरी है और मेरा सी सेट थोड़ा वीक है। इसीलिए मैं आज डे 1 अपना चैलेंज जो है यूपीएससी 2026 के लिए डे 1 का चैलेंज जो है स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पहला मेरा है पॉलिटी, तो चलिए पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं आज। और 2 आवर्स, मोर देन 2 आवर्स भी हो सकता है, क्योंकि मेरा 2 से 3 लेक्चर है ऑप्शनल का। तो आज स्टार्ट करते हैं। और जो भी आप फॉलो करना चाहते हैं इस चैलेंज को, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो भी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी रिवीजन जो है एक साथ में चैलेंज के हिसाब से होगा। ठीक है। और अपना टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं डेली। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक सेकंड। अभी टाइम हो रहा है 5:45। मैंने स्टार्ट किया था 5:30 बजे, तो 5:45 हो रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो मेरा पहला जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलिटी में, और यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी मैंने इसे पढ़ रखा है, बट अब एक चैलेंज के हिसाब से मुझे पढ़ना है, ताकि 2026 में किसी भी हाल में हमारा यूपीएससी क्रैक हो जाए। तो आप सब भी अपना एक टू डू लिस्ट बनाइए और ज्वाइन कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली बेसिस पे आप भी अपडेटेड रहेंगे। और जो भी अपने टास्क कंप्लीट कर लेगा, रात के 10 बजे हमारा ये वीडियो डेली अपलोड होगा। ठीक है। और जो भी कंप्लीट कर लेगा टास्क, आप अपना कमेंट जो है सक्सेसफुल टुडेज टास्क कंप्लीटेड ऐसा करके आप कमेंट को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। छूटना नहीं चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट काम है बस आप उसी पर टू डू लिस्ट बनाइए। फॉर एग्जांपल आज मैंने देखा कि मुझे पॉलिटी का रिवीजन करना है, तो मैंने पॉलिटी को सबसे पहले रखा। उसके बाद ऑप्शनल का मैंने 2-3 लेक्चर रखा था। अभी 5:30 से जैसे मैं स्टार्ट किया हूँ, तो 2 से 3 घंटे अभी मैं पॉलिटी का पढ़ूँगा। उसके बाद ऑप्शनल का करूँगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में ही कर लूँगा। उसके बाद सी सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो आप अपने हिसाब से अपना जो भी आपका इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप हिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, ज्योग्राफी बहुत कोई स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आपका है इन्वायरमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरा फॉलो यहाँ पे एक पॉइंट है 1765। ठीक है। 1765 में जो है कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से दीवानी राइट उसको पहले 1765 से जो है कंपनी 1765 से पहले एक प्योरली ट्रेडिंग कंपनी था। फिर 1765 के बाद जो है दीवानी राइट कंपनी को मिल गया, जो रेवेन्यू कलेक्शन एंड सिविल जस्टिस के लिए था। ठीक है। और ये जो राइट मिला था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए मिला। ठीक है। अब 1765 ईयर क्यों है? क्योंकि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जिसके बाद ही कंपनी को दीवानी राइट मिला था। तो ये बात यहाँ से भी आप हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको याद होगा, और अगर नहीं पढ़े तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ 1765 ईयर क्यों इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहीं पे आपको बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी बनती है, ठीक है, शाह आलम टू के साथ, जो मुगल एम्परर रहते हैं उनके साथ, और ब्रिटिशर के साथ, तो उनको दीवानी राइट मिल जाता है यहाँ पे। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये याद रखना। और यहीं से जो है ब्रिटिशर का जो है एक कंपनी जो है टेरिtoriयल पावर के में बदलना शुरुआत हो जाता है। एक कंपनी जो की आता है व्यापार करने के लिए, वो एक पावरफुल कंपनी का पावरफुल एम्परर बनने के लिए, एम्परर नहीं कह सकते बट एक मतलब पावर शिफ्टिंग का आप रोल देख सकते हैं। यहीं से 1765 से स्टार्ट हो जाता है। 1858 जो है, आप अगर आप पढ़े हैं हिस्ट्री, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1857 में रिवॉल्ट, 1857 रिवॉल्ट जिसको म्यूनसिपल म्यूटिनी भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब 1859 में इस रिवॉल्ट को जब सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर के द्वारा, तो ब्रिटिश क्राउन जो है पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है अपने अंडर गवर्नेंस का इंडिया में। ठीक है। तो ये जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इसमें याद होगा। मैंने ऑलरेडी एक बार हिस्ट्री को पढ़ रखा है, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जिसको आप हिस्ट्री और पॉलिटी को कनेक्ट कर सकते हो साथ में याद रखने के लिए।
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस 1947 में 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिला। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है फॉर्म हुआ था 1946 में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे जो है दो आपका डेट्स है, एक 1773 से 1858 तक और एक 1858 से 1947 तक। तो 1773 से जो स्टार्ट होता है वो है कंपनी रूल। ठीक है, ये कंपनी रूल है, इसमें ब्रिटिश क्राउन का कोई रोल नहीं होता है। इसमें जो है कंपनी का ही डायरेक्ट रूल होता है। इंडिया पे जहाँ जहाँ अपना कैप्चर करते हैं, टेरिटरी लगाते हैं, अपना एक्ट लेके आते हैं। और दूसरा होता है क्राउन रूल जो 1858 से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया कि सिपाही मीटिंग जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद से जो ट्रीटी आती है वो डायरेक्ट मतलब क्राउन रूल का बनता है। ठीक है, तो वो हमारे जो 1947 इंडिपेंडेंट डे तक करा था। नहीं, 1765 के बाद जो मैंने आपको बताया बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी बनती है उसके बाद कंपनी रूल जो है मेंशन करना शुरू कर दी थी। तो पहला जो उनका रूल आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये जो है फाउंडेशन बना दिया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन उससे पहले क्या था, इंडिया जो है छोटे छोटे स्टेट में टूटा हुआ था। ठीक है, अलग अलग राज्य के अलग अलग राजा थे। तो उस तरह में जो कंपनी जो 1773 का जो एक्ट लेकर आता है तो इसका पहला फाउंडेशन ही था सेंट्रलाइज करने का। ठीक है, कंपनी अपना पावर को पूरा इंडिया में जो पहला था वो अपना सेंट्रलाइज करके अपने अंडर लेना चाहता था। ठीक है, अब इसका फीचर देखते हैं क्या क्या फीचर्स है इस एक्ट में। तो पहला तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डेजिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, और देखिए गवर्नर और बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया जिसमें 4 मेंबर जो कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करते थे उनके काम को लेकर। और जो पहला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड वारन हेस्टिंग था। ठीक है, ये जो है पूछा जाता है, अगर नहीं भी तो फिर भी आप याद रखें कि जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था या फिर पहला गवर्नर जनरल ही याद रखें ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में अंतर है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला कौन था, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। और ये जो एक्ट है 1773 तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास उसको जो है सब ऑर्डिनेट बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो बंगाल का एरिया था वो ब्रिटिशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और वहीं से वो अपना पावर जो एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिए। तो मद्रास और बॉम्बे में जो है ब्रिटिशर का पावर उतना अभी इस टाइम पे उतना वो पावरफुल नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसलिए जो है बॉम्बे को और मद्रास को जो है बंगाल को सब ऑर्डिनेट बनाया गया। ठीक, और यही पे हम देख सकते हैं 1773 के एक्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो है कोलकाता में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, 1774 में एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जज के साथ। ठीक है, ये छोटा छोटा पॉइंट है, आप इसको देख लें। ये अपने कंपनी के जितने सर्वेंट है उसको किसी प्राइवेट ट्रेड में जो है एंगेज होने में मना किया गया। ठीक है, और ब्राइब लेने से भी। ठीक है, ब्राइब लेना मतलब इंडियन से ब्राइब लेना, इंडियन ट्रेडर से नहीं लिखा हुआ है। सेवेंटी थ्री का एक्ट को जो है 1781 में अमेंड किया गया। अमेंडमेंट में क्या किया गया देखते हैं इसमें। इस एक्ट को बोलते हैं 1781 के एक्ट को बोलते हैं नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये इससे क्वेश्चन आ चुका है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा था, इसमें 2-3 बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है 1784 का जो है एक्ट कुछ इंडिया एक्ट। तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट है वो है आपका जो है 1784 का एक्ट में कहता है कि कंपनी का जो है पॉलिटिकल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन दोनों को डिस्टिंग्विश करता है, अलग अलग कर देता है। इसमें क्या करता है कि पहला जो पहले तो अलग अलग करता है, दूसरा इसमें क्या करता है कि इट अलाउ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। याद रखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स कंपनी का मैनेज करेगा। ठीक है, और एक नया बॉडी क्रिएट करता है जिसका नाम होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता है पॉलिटिकल अफेयर्स को ये देखता है। ठीक है, तो ये जो है 2 अलग अलग जो है बॉडीज़ क्रिएट करता है, ये फिर से क्या है। ठीक है, तो इसमें एक जो है कमर्शियल के लिए और दूसरा होता है पॉलिटिकल फंक्शन के लिए कंपनी का। तो हमारे लिए कमर्शियल का कौन काम करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा जो है कंपनी का ही होता है। ठीक है, या बात में ध्यान रखें, ईजी याद रखने के लिए आपको ध्यान में आ जाएगा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो रहेगा वो कंपनी का कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, कोई भी रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है या फिर कैसे जनरेट करना है, कैसे कंपनी को बनाना है, ये सब। ठीक है, और दूसरा जो हमारा बॉडी यहाँ पे क्रिएट किया गया कुछ इंडिया एक्ट में वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल था पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। ठीक है, तो ये डुअल सिस्टम जो है गवर्नमेंट का ये यहाँ से एस्टैब्लिश होता है कुछ इंडिया एक्ट से। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या होता है, इट पावर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज और द ब्रिटिश कॉलोनी इन इंडिया। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है पॉलिटिकल अफेयर्स, तो पॉलिटिकल अफेयर्स में जैसे इसको पावर इतना दिया गया कि ये जो है सिविल और मिलिट्री का जो गवर्नमेंट सिविल और मिलिट्री का जो पावर है वो भी एक्सरसाइज करेगा। ठीक है,
तो ये एक्ट जो मैंने आपको बताया कि एक तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट हो गया इसमें, ठीक है। और ये एक्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस एक्ट के अंदर ही जो क्या बोलते हैं, जो कंपनी का जितना भी एरिया था इंडिया में उसको ब्रिटिश पोसेसन, ब्रिटिश अधिकार कहा गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है ना सॉरी माफी चाहूँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोसेसन, ठीक है। तो ब्रिटिश अधिकार इंडिया का जितना भी एरिया कंपनी के अंदर में था उसको बताया। दूसरा यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट कि द सेकंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द कंपनी को दिया गया, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सुप्रीम कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के ऊपर और सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में, ठीक है। अब आता है एक्ट ऑफ 1786 का, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। गवर्नर जनरल चेंज होता है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एक्सेप्ट करने से पहले उसका 2 डिमांड था, ठीक। तो 2 डिमांड क्या था कि इसको जो है सुप्रीम पावर दिया जाए, ठीक है, कि जो उनका काउंसिल 4 मेंबर का जो काउंसिल उनको कुछ भी एडवाइस करे, ठीक है। तो वो एक तरह से पहले क्या था 1786 से कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मानना पड़ता था। लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं तो वो कहते हैं कि किसी स्पेशल केस में मुझे इतना पावर दीजिए कि मैं जो है अपने काउंसिल के बात को जो है ना मान के मैं खुद का डिसीजन ले सकूँ, ठीक है। और दूसरा था इनको कि इनको कमांडर इन चीफ बनाया जाए, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेप्ट कर लिया जाता है ब्रिटिशर के द्वारा और ये बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। वीडियो लंबा हो जाने के चक्कर में मैं आपको सारा एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा, तो मैं अपना जो है अपना रिविज़न कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपना कीजिएगा, ठीक है। According to radical feminist perspective, women, gender inequality. According to radical feminist perspective, gender inequality and exploitation in society is related to gender inequality and exploitation in society is related to patriarchy and family. Patriarchy and family. In patriarchal family system, men systematically dominates over and control women, particularly women self and sexuality. Because of the control of self and sexuality, women become dependent on men. Men control women apostrophe S role in reproduction and child rearing. Men control women's role in reproduction and child rearing and caring of children, right? Women being biologically able for reproductive role. Being biologically able for reproductive role. In the family, they become materially dependent on men. Underline करना material dependence. Materially dependent on men.